आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल गेट्स के साथ चाय पर चर्चा की। बहुत ही रोचक बातचीत थी और दरअसल प्रधानमंत्री ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं जिसका वो चुनाव में इस्तेमाल कर सकते हो। तो उन्होंने आज इस्तेमाल किया बिल गेट्स का। बिल गेट्स की जो मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है वो पूरे भारत में काम करती है, खासतौर पे वैक्सीन्स को लेकर और हेल्थ सेक्टर में। और हेल्थ सेक्टर का आप बहुत सारी चीज़ें वैक्सीन्स को लेकर के भी सामने आ चुकी हैं, अपने देश में क्या हुआ, और हेल्थ सेक्टर की चीज़ें भी सामने आई हैं, खासतौर पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए कि क्या खेल चल रहा है। और इसमें बिल गेट्स की रुचि रहती है। पिछले दिनों कोविड का जो वो हुआ था उसमें भी वैक्सीन, खासतौर पर वैक्सीन्स को लेकर के बिल गेट्स बहुत एक्टिव थे और उनके ज़रिए बहुत सारे काम हुए पूरे दुनिया में। तो आज जो प्रधानमंत्री ने बात की, पहले तो जो वीडियो उन्होंने अपलोड किया है अपने ट्विटर पर और फेसबुक उस पे यूट्यूब पर, वो बहुत ज़बरदस्त स्वैग दिखाने वाला है। प्रधानमंत्री किस तरह से निकलते हैं, जाते हैं, रिसीव करते हैं, लेके आते हैं और फिर बैठते हैं, फिर बात करते हैं। मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट्स पर बात करूंगा प्रधानमंत्री। एक तो प्रधानमंत्री को लगता है कि जो वो बोल देंगे वो पूरा देश उसे सच मानेगा। बहुत सारे लोग उसे सच मानते भी हैं, लेकिन सच्चाई होती नहीं है उसमें। जैसे मैंने कल के वीडियो में आपसे बात की थी कि जब उन्होंने कृष्णा नगर की अपनी प्रत्याशी अमृता राय से फोन पर बात की और उस फोन कॉल को उसका ऑडियो रिलीज किया, उसमें बहुत सारी बातें, जैसे कृष्णचंद्र राय को उन्होंने राजा राम मोहन राय की तरह बता दिया। तो ये चीजें वो करते रहते हैं। लेकिन बिल गेट्स के साथ बातचीत में उन्होंने जो बातें कही, जो लफाजी एक तरह से उसे कहा जाए, लफाजी की, उसमें लेस मात्र भी, कई मुद्दों पर तो लेस मात्र भी तथ्य नहीं थे, सिर्फ लफाजी थी, झूठ था। तो पहली बात तो हम ये करते हैं कि उन्होंने ये बताया कि हमने देश में आरोग्य मंदिर बनवा दिए हैं, 2 लाख आरोग्य मंदिर। तो मैंने उससे जरा रिसर्च की उस पे कि 2 लाख आरोग्य मंदिर, ये कौन सी चीजें बन गई, कौन से मंदिर बने हैं, जरा देखा जाए। तो पता ये चला कि 17 मार्च को जब इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव हुआ था, तब उन्होंने 1.5 लाख आरोग्य मंदिर की बात की थी। तो 12 दिनों में उन्होंने 50,000 संख्या बढ़ा दी, पहली बात। दूसरी बात ये कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मैंने कई जगह रूरल एरियाज में देखे थे, ये आरोग्य मंदिर नहीं देखा था। तो शायद ये 2023 से शुरू हुआ, जो मैंने रिसर्च की उससे पता चला कि 2023 से शुरू हुआ है। ये आरोग्य मंदिर हैं क्या? दरअसल जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स थे उन्हीं को आरोग्य मंदिर कर दिया गया। अब आप कहेंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स क्या है? तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो है 2017-18 में इस तरह का हुआ था कि मोदी जी ने जो आयुष्मान योजना शुरू की थी, उसके साथ उन्होंने जितने सब सेंटर्स थे और जितनी पीएससीज थी और जितने फैमिली हेल्थ सेंटर्स थे, उन सबको आरोग्य मंदिर में तब्दील कर दिया था। तो हमने सोचा कि आरोग्य मंदिर जो ये सेंटर्स थे कितने थे, 2013-14 का आंकड़ा मैंने निकाला। 2013-14 मतलब तब तक कांग्रेस की सरकार थी, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। तो उस आंकड़े से ये पता चला कि 1,85,000 इस तरह के सेंटर्स पहले से काम कर रहे थे, जिन्हें 2017 में मोदी जी ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट करवाया और फिर 2023 में उसे आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम दिया। तो अब होता क्या है कि जब वो ये बात कहते हैं और इसे सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया उसको ले भागता है बिना फैक्ट चेक किए हुए। दरअसल आजकल मीडिया की दिक्कत ये हो गई है, अखबार भी और न्यूज चैनल्स भी, और यहाँ तक कि जो सोशल मीडिया है उस पर भी कई जगह, कि वो चेक नहीं करते। वो जो कह दिया गया, जैसे कहा जाता है कि भाई वो लोग पालतू मीडिया की तरह है, तो उस तरह का जो ऊपर से आ गया, जो मोदी जी ने दे दिया, उससे पत्थर की लकीर मान के आगे सबको परोस दिया जाता है। तो इसको ये देखने में, अब चुनाव के समय उन्होंने ये किया है, तो एक मैसेज पूरे देश में उन्होंने देने की कोशिश की कि हमने
2 लाख आरोग्य मंदिर खड़े कर दिए। बिल गेट्स को भी यही बताया। बिल गेट्स का इंटरेस्ट इसमें यह है कि चूंकि वो हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, तो उनका इंटरेस्ट है, तो ये चीज उनके लिए हो सकती है। भाई जो भी पुराने हो, नए हो, नया नाम कर दिया, नई पैकेजिंग कर दी, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने बताया कि वहां बहुत सारी सुविधाएं हैं और उनको बड़े अस्पतालों से जोड़ दिया गया है। दरअसल जब से इस देश में पीएससीज और फैमिली हेल्थ सेंटर और सब सेंटर्स हैं, वो सारे हॉस्पिटल्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जुड़े हुए होते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़ा अस्पताल होता है। तो यहां पर भी मोदी जी झूठ बोले कि उन्हें बड़े अस्पतालों से कनेक्ट कर दिया गया है। तो एक एक पॉइंट ये जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। दूसरा पॉइंट, उन्होंने ड्रोन तकनीक की बात की और कहा कि इतनी महिलाओं को और सबको हम ड्रोन दे रहे हैं, वो गोबर उठाने, दूध दूहने, घर के काम करने, इस सबसे मुक्ति पाएं और वो भी टेक्नोलॉजी से लैस हो जाएं। सवाल ये उठता है कि अगर वो टेक्नोलॉजी से लैस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी उनके किस काम की? बताया ये गया कि भाई वो जो ड्रोन है उससे खेतों में काम हो सकेगा, बुआई हो सकेगी, स्प्रे हो सकेगा, जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका स्प्रे हो सकेगा। बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ दिन मैंने खेती की, तो मैंने भी सोचा था ड्रोन लिया जाए, लेकिन मेरे पास जो रकबा था वो बहुत कम था। तो पता ये चला कि ड्रोन लेने से उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ड्रोन से अगर स्प्रे कराना है तो आपके पास बड़े फार्म्स होने चाहिए। अपने देश में जो रकबा, एवरेज रकबा है, वो 1 हेक्टेयर से थोड़ा ज्यादा है और 2/3 जो एग्रीकल्चर होल्डिंग्स हैं, एग्रीकल्चर फार्म्स हैं या एग्रीकल्चर होल्डिंग्स कहे जो हैं, उनका एवरेज जो है वो 1 हेक्टेयर से कम है। 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़, और वो भी सब जगह पर छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। तो अब अगर मान लीजिए पूरे देश में आप महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो, उनमें अगर सबको ड्रोन दे देंगे, फ्री में ही दे दीजिए आप, उनका काम क्या होगा? क्या वो किसानों के, जो सीमांत किसान हैं, उनके काम आ सकेगा? नहीं आ सकेगा। जो इसकी जरूरत है, अब इसमें फायदा किसको होगा? ये सवाल है बड़ा, कि जब अधिकतर किसान उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास रकबा वैसा नहीं है सॉरी, कि रकबा वैसा नहीं है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके, तो फिर किसका फायदा होगा? फायदा उसका होगा जो ड्रोन बनाएगा और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सप्लाई करेगा इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को देने के लिए। उसके बाद जो हुआ करे। अब ड्रोन बनाएगा कौन? ड्रोन ऐसा तो है नहीं कोई लोहार बना देगा और हर गांव में बनने लगेंगे, और जो कोई बढ़ई बना देगा, कोई जो गैराज चलाते हैं वो लोग बना देंगे, ऐसा तो है नहीं। ड्रोन बनाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए और बड़ी कंपनियां चाहिए, बड़ी पूंजी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके पास ये काम होगा ड्रोन बनाने का, और उनका धंधा आप देश में सोचिए कि सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन दे दिए जाएं, तो ड्रोन की सप्लाई जो होगी, सप्लाई करने वाली जो कंपनियां होंगी, उनका उनका बिजनेस कितना चमके। तो जब मैं ये कहता हूं कि मोदी जी की जो भी योजनाएं होती हैं, बात तो कही जाती गरीब लोगों की, आम लोगों की, लेकिन उसमें फायदा होता है पैसे वाले लोगों का, कारपोरेट्स का। तो ये भी उसका एक उदाहरण है। एक बात और उन्होंने कही कि जो पटेल साहब की जो मूर्ति बनाई गई है गुजरात में, उसमें सब लोगों से, गांव में जो कृषि उपकरण पुराने पड़ गए हैं लोहे के, वो लोहा इकट्ठा करके बनाया गया है। ये तो बिल्कुल मतलब सफेद झूठ, क्योंकि वो मूर्ति जो बनी है वो चाइना के उससे बनी है, ना कि ये पूरे देश में सब जगह से लोहा इकट्ठा करके जो अनयूज्ड हो, जो पुराने उपकरण हो, खुरपा, हसिया, इस तरह की चीजें जो होती हैं वो हों, फावड़े जो घिस जाते हैं, या जो चक्के होते हैं, इस तरह की तमाम चीजें होती हैं जो कृषि में काम आती हैं, तो उनको इकट्ठा करके बनाया गया, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने गेट को यही बताया कि ऐसा करके बनाया गया। तो दूसरी बात ये, कोविड मैनेजमेंट का उन्होंने बड़ा जिक्र किया कि कोविड मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ, लेकिन वो कितना जबरदस्त था आप सबको पता है, क्योंकि बहुत कम परिवार ऐसे होंगे जिनको कोई दुखद खबर न सुननी पड़ी हो कोविड के समय।
तो जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी और पूरी हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छी थी, तो वो मन होता है कि टोपी उतार दी जाए। पता नहीं, अब आप लोगों में से कितने लोग इस तरह से सोचते हैं कि प्रधानमंत्री हमको चिढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कही और ये बात जब उन्होंने कही तो आप मान के चलिए कि सारे अखबारों में, टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर जो उनका इकोसिस्टम है, उसमें सारे उस पर वो चीज़ चलेगी और पूरे देश में ये पहुँचेगा। लोग सोचेंगे हो सकता है हमारे यहाँ अच्छा ना हो, स्टेट गवर्नमेंट की वजह से रहा हो, बाकी जगह बहुत अच्छा रहा होगा। लेकिन आप लोगों ने वो तस्वीरें देखी होंगी, जिनमें इलाहाबाद में और दूसरी जगहों पर लाशें, सैकड़ों लाशें पड़ी हुई थी गंगा किनारे। और जब वो खबर छपी, जिस अखबार ने, दैनिक भास्कर ने वो फ़ोटो छापी थी, उसके बाद दैनिक भास्कर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में चूँकि बिल गेट्स का इंटरेस्ट है, उनकी जो फाउंडेशन है, वो काम करती है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रहा होगा और मोदी जी का भी अपना इंटरेस्ट तो था ही। वो इंटरेस्ट उनका, जो भी पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके साथ उनके हितों के लिए काम करना, उनके हित साधना और उनके ज़रिए अपने हित साधना। देश हित का कोई ख़ास मैं कभी वीडियो में बताऊँगा आने वाले दिनों में कि कैसे देश हित किनारे रहता है और बाकी चीज़ें चलती हैं। इस पर सोचने की ज़रूरत है हर एक को, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हों या किसी और पार्टी के समर्थक हों, क्योंकि आप किसी भी पार्टी के समर्थक हों, हैं तो भारतवासी ही और भारत ही हमारा देश है और देश हम सब, आप सब से मिलकर के बना है और अगर हम आप सब का कहीं कोई चीज़ें इस तरह की दिखाई देती हैं, जिनसे लगता है कि हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है, हमसे झूठ बोला जा रहा है, हमको सही चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं, तो कहीं न कहीं देश हित पर कुठाराघात होता है उससे। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और भी जो बहुत सारी चीज़ें रही हैं, तो वो तो बहुत पहली पहली स्टोरी ये हमारी हो गई। ज़्यादा उसमें देखना हो तो आप खुद ही जाकर के नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल पर, यूट्यूब पर, सब जगह वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं और देखना चाहिए, जिससे पता चले कि हम लोग क्या झेले थे और क्या चीज़ें हुई और क्या प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं। तो इसलिए देखना ज़रूरी है और सबको देखना चाहिए और सोचना चाहिए, ना कि उस पे आँख बंद के भरोसा नहीं करना चाहिए। हर जगह, चाहे वो गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे भोपाल हो, चाहे पटना हो, हर जगह, चाहे वो बॉम्बे में तो फिर भी वहाँ के मुख्यमंत्री ने थोड़ा बेहतर किया था। झारखंड में भी थोड़ा बेहतर हेमंत सोरेन के चलते, क्योंकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी। लेकिन अधिकतर जगहों पर, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो हैदराबाद हो, हर जगह प्रॉब्लम्स थी। और दूसरा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि लाखों मज़दूर सड़क पर आ गए थे और वो हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के, कोई 1000 किलोमीटर, कोई 1200 किलोमीटर, कोई 800 किलोमीटर पैदल चल के अपने घर पहुँचे और उनके लिए किसी तरह की कोई सुविधा कहीं नहीं थी। सुविधा छोड़ दीजिए, उसकी जगह उनके खिलाफ, उनको रोकने के लिए, उनको आगे ना बढ़ पाएँ, इसके लिए इंतज़ाम किए जा रहे थे। होना ये चाहिए था कि जो मज़दूर, मान लीजिए बिहार का मज़दूर है, उत्तर प्रदेश का मज़दूर है, झारखंड का मज़दूर है, उड़ीसा का मज़दूर है, गुजरात में पड़ा हुआ, तमिलनाडु में पड़ा हुआ, केरल में पड़ा हुआ, तो वो कैसे वहाँ जिएगा? फैक्ट्री बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, पैसे हैं नहीं, तो लोग इसीलिए, अब ट्रेन चल नहीं रही, कुछ भी नहीं, आप घर भी नहीं आ सकते, कुछ काम भी नहीं कर सकते, तो खाएँगे क्या? तो लोगों के पास जो कुछ भी था, उसे लेकर के वो पैदल ही चल पड़े। ये चीज़ें सब लोग कहते हैं भूल भूल गए हैं लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भूला होगा। हर शहर के जो वेस्ट से या साउथ से जो सड़कें आती थी नॉर्थ की तरफ, उन सड़कों पे नज़ारे आम थे। खैर, पहली कहानी ये हुई। दूसरी कहानी, आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को बताया। दरअसल कांग्रेस पर इनकम टैक्स की नोटिसेज़ हैं, उनके अकाउंट्स बैन कर दिए गए हैं, मतलब उनको सीज कर दिया, सीज कहें, रोक लगा दी गई है कि उससे पैसा नहीं निकाल सकते हैं वो। और आज सुबह फाइनेंशियल एक्सप्रेस में खबर थी, बॉम्बे के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 1700 करोड़ की रिकवरी निकाली गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। बाद में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 1800 प्लस करोड़ की रिकवरी उन्होंने की है और जिसमें बहुत सारे 1994, 95 या 93, 94, जब सीताराम केसरी कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय कोई त्रुटि रह गई थी
और बाद में 2017, 18, 19 इस तरह के उसमें जो छोटी-मोटी त्रुटियाँ थी, उनको लेकर के रिकवरी निकाली गई। हम आपको बता दें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ पे इनकम टैक्स नहीं लगता है। लेकिन एक क्लॉज़ ये भी है उसमें कि अगर सारी जो रिटर्न जमा करने में जो भी जानकारियाँ देनी होती हैं, अगर उन जानकारियों को पूरा नहीं किया जाएगा, वो जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो ढंग से पूरी नहीं होंगी, सारी जानकारियाँ नहीं होंगी और कहे जाने के बाद भी नहीं दी जाएँगी, तो फिर वो जो इनकम टैक्स से छूट है, वो छूट नहीं मिलेगी। लेकिन आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी पॉलिटिकल पार्टी पर इनकम टैक्स की रिकवरी निकली, लेकिन कांग्रेस पे निकली है और वो भी ऐसे समय में जब चुनाव चल रहे हैं। तो एक तो ये कि हो सकता है कि तकनीकी रूप से बिल्कुल सही बात हो, लेकिन नैतिक रूप से और लोकतंत्र में जो लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव में सारे पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाती, उस हिसाब से देखें तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड में कांग्रेस के लिए गड्ढे खोदने का काम किया जा रहा है। ये काम 2 महीने पहले हो सकता था, 2 महीने बाद भी हो सकता था। जब 94 का मामला है, जब 30 साल तक कुछ नहीं हुआ, तो 2 महीने और कुछ नहीं होता तो क्या फर्क पड़ जाता? इससे कहीं न कहीं सरकार की मंशा, इनकम टैक्स की मंशा पर संदेह होता है। बात ये नहीं है कि कांग्रेस के खाते बंद हुए। बात ये है कि आपकी जो देश की प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, उस पार्टी को आप लुंच-पुंच कर देना चाहते हैं जिससे कि चुनाव न लड़ पाए। फिर रसिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन सब देशों की जो डेमोक्रेसी है और आपकी डेमोक्रेसी, जिसे हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी बड़े गर्व से कहते हैं, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कैसे रह गई? वो तो पाकिस्तान जैसी डेमोक्रेसी हो गई, बांग्लादेश जैसी डेमोक्रेसी हो गई, रसिया जैसी डेमोक्रेसी हो गई, जो टेम डेमोक्रेसी, कि नाम के लिए डेमोक्रेसी है और सब काम तो जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। तो ये एक चिंता की बात है और ये चिंता की बात इसलिए नहीं कि आप कांग्रेसी हो तभी चिंता हो, आप भाजपा के समर्थक हैं तब भी चिंता की बात है। आप अगर किसी और पार्टी के समर्थक हैं तब भी चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए नहीं कि वो इनकम टैक्स की रिकवरी निकली है और नहीं निकलनी चाहिए। चिंता की बात इसलिए है कि जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गई, उस दौरान इनकम टैक्स इस तरह के एक्शंस ले रहा है। और सबसे चिंता की बात ये है कि इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन प्रोसेस के दौरान पूरी एग्जीक्यूटिव उसके हाथ में होती है देश की, इलेक्शन कमीशन इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। ये और चिंता की बात है। तो इसलिए हमें लगा कि ये कहानी बतानी भी ज़रूरी है और इस कहानी पे सोचना चाहिए। फिर मैं कह दूँ कि ये सिर्फ़ इतना नहीं है कि कांग्रेस पे हुआ और कांग्रेसी हों तभी आप परेशान हो। आप भाजपाई हों तब भी परेशान हो, आप कम्युनिस्ट के हों तब भी परेशान हो, आप झामुमो के हों तब भी आपको चिंता करनी चाहिए, आप आरजेडी के हों, आप टीएमसी के हों, किसी भी पार्टी के, आजसू के हों, आपको इस पे चिंता करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं? और अगर हो रही हैं तो इनको कैसे रोका जा सकता है? इस पर रोक कैसे लगे? क्योंकि इस पर रोक नहीं लगेगी तो हम आप के पास जो एक डेमोक्रेसी में जो अधिकार होते हैं, संविधान से जो अधिकार मिले होते हैं, उन अधिकारों का क्षरण हम देख ही रहे हैं, तो क्षरण और तेज हो जाएगा। क्योंकि विपक्ष के जो लोग होते हैं, विपक्ष की जो पार्टियां होती हैं, उनकी जो भी छवि बना दी गई वो अलग बात है। बस सारे लोग होते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है। आप देखिए धनबाद के जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, ढुल्लू महतो, जिन लोग जो बाहर के लोग देख रहे हों उनको शायद पता नहीं होगा, ढुल्लू महतो के खिलाफ हाईकोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि इन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चलना चाहिए, लेकिन 7 साल में वो मामला दर्ज नहीं हुआ। दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल, जिन पे सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ये आदेश दिया था कि इन पे ईडी और सीबीआई की जांच होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने विमान खरीद में घपला किया है। तो प्रफुल्ल पटेल चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं, अजित पवार के साथ, तो सीबीआई ने उनको क्लीन चिट देते हुए क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है और ढुल्लू महतो पर तो कुछ मामला हुआ ही नहीं। तो और दूसरी तरफ ये कल भी मैंने आपको बताया था कि दूसरी तरफ 2G मामले में जो सब एक्विटल हो गया था सबका, ए राजा, कनिमोझी और 15 लोग और थे,
7 साल के बाद या 6 साल के बाद सीबीआई फिर से हाई कोर्ट पहुंची है कि साहब इसके खिलाफ, इनके एक्विटल के खिलाफ सुनवाई की जाए। तो ये कहानी चल रही है, इस पे भी सोचने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है और ये डेवलपमेंट्स आज भले लग रहे हो हमसे क्या मतलब, लेकिन कल आपसे भी मतलब हो जाएगा। और आप कोई भी, तो ये इंपॉर्टेंट बात। तीसरी बात एक और है, मुख्तार अंसारी की हिरासत में डेथ हो गई, जेल में थे वो। अ, बहुत ही दबंग किस्म के नेता थे, उत्तर प्रदेश के, माफिया माना जाता उनको। उन पर तमाम केसेज हैं, सजा भी है। लेकिन इसी समय, और उन पर पहले से ये आरोप, इस तरह के उनके परिजन ये आरोप लगाते रहे कि इनको स्लो पॉइजन जहर में दिया जा, वो जेल में दिया जा रहा है जिससे कि इनकी डेथ हो जाए। थोड़े दिन पहले भी इस तरह का आरोप लगा। अब फिर उनके परिजन ये कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि वहाँ की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने मजिस्ट्रेट लेवल की जांच बैठाई है, लेकिन उनके परिजनों का कहना है कि ये जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जस्टिस के उसमें होनी चाहिए, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं है। तो अगर उनके परिजनों को भरोसा नहीं है तो इस पे सोचा जाना चाहिए। हम लोग डेमोक्रेसी में हैं, हम राजशाही में नहीं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था। बाकी कोई ऐसा मुझे गुरजीत जी देख रहे हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट में सफल है मोदी जी, आप भी अनजाने में वैसे विश्लेषण में आशा कि आप मेरी आशंका दूर करेंगे। किसी पार्टी के ना हो तो भी चिंता की बात। जी, वही मैं कह रहा हूँ, किसी पार्टी के ना हो तो भी चिंता की। जब मैं कहता हूँ कि आप भाजपा के हों या कांग्रेस के हों या किसी पार्टी के हों, तो साथ में इसका कहने का मतलब ये भी है कि आप किसी पार्टी के ना हो तो भी चिंता की बात। तो आज की बात खत्म करें और इस आग्रह के साथ, अनुरोध के साथ कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनके लिंक को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें। अगर आपने अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और अपने मित्रों, परिचितों तक इसके लिंक भी भेज दें और उनसे सब्सक्राइब करने को कहें। इससे जो बातें हम लोग करते हैं वो बातें दूर तक जाएंगी, ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगी, तो शायद उसका कुछ बेहतर नतीजा सामने आएगा और हमको ताकत भी मिलेगी कि हम इस तरह की बातें ज़्यादा मजबूती के साथ कह सकेंगे, क्योंकि मुझे लगेगा कि देखने वाले और सुनने वाले लोग भी। तो आज की बात खत्म करते हैं इसी के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर।